गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं जनसंख्या की गुणवत्ता से, और उसका हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो शिक्षा। और ये पाठ जब हमारा शुरू हुआ था तो वहाँ हमने दो बच्चों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को समझा था। एक लड़का था शकल और दूसरा कौन था? विलास। एक लड़का तो कौन था? विलास, और दूसरा लड़का कौन था? शकल। और ये पूरा पाठ है ये हमारे इन्हीं दोनों बच्चों की कहानी के ऊपर क्या करेगा? गति करेगा। तो यदि हम अपने आरंभिक वर्षों में, शुरुआती जो दौर होता है मानव का, अगर उनके अंदर सकल शिक्षा के बाद अगर हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे और उसे प्रतिफल में हमें क्या मिलेगा? बहुत अच्छा क्या मिलता है? वेतन मिलता है। और उस वेतन से जो है सकल के विकास के लिए शिक्षा क्या थी? जो सकल को बहुत अच्छा वेतन मिल रहा था उसके लिए सबसे ज्यादा कारगर स्वरूप कौन सा था? एक ही कारगर स्वरूप था, वो उसकी शिक्षा था। तो इसलिए उसके लिए नए अस्तित्व किसने खोले? शिक्षा ने। उसके लिए नई आकांक्षाएं किसने दी? शिक्षा ने। उसके जीवन के मूल्य किसने विकसित किए? शिक्षा ने। तो न केवल सकल के लिए, सकल ने ही नहीं है, समाज के विकास में भी शिक्षा का क्या होता है? बहुत योगदान होता है। और देश की जो राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक जो वृद्धि होती है वो जो है शिक्षा ही उसको क्या करती है? बढ़ावा देती है। जो प्रशासन चलाने की जो कार्य क्षमता होती है, यहां देखिएगा आप, उसको कौन बढ़ाता है? शिक्षा बढ़ाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्राथमिक जो हमारी शिक्षा है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें सार्वजनिक पहुंच में करना पड़ेगा कि हर आदमी प्राथमिक स्तर तक तो शिक्षित हो ही हो। इसके अलावा उसको धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का भी क्या करना चाहिए? प्रावधान। इसके साथ साथ हमें लड़कियों की शिक्षा पर भी स्पेशल क्या देना चाहिए? जोर देना चाहिए। और इसी एवज में क्या किया गया था? नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे। कौन से विद्यालय स्थापित किए गए थे? नवोदय विद्यालय। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभाएं थी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए ग्रामीण आंचल के अंदर कुछ विद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिनको क्या बोला गया था? नवोदय विद्यालय। और इन विद्यालयों के अंदर अच्छे बच्चों को, जिन क्षेत्रों के अंदर बच्चे पढ़ने में अच्छे थे ग्रामीण क्षेत्र में लेकिन अच्छे स्कूल नहीं थे, उनके लिए केंद्र सरकार ने नए प्रकार के स्कूल खोले थे, जिनको क्या बोला गया था? नवोदय। और इन स्कूलों के अंदर बच्चों को ज्ञान और कौशल से संबंधित, इसके साथ साथ व्यवसायिक जो है शिक्षा जो है उपलब्ध करवाई जाती थी। इसके अलावा जो देश की पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, जो पांचवी जो पंचवर्षीय हमारी योजना चल रही है, छठी हमारी चल रही है, 7वीं 8वीं और 12वीं चल रही है, तो प्रत्येक जो योजनाएं चल रही थी जिनके अंदर पहले 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, अब जो 11वीं जो परियोजना है उसके अंदर शिक्षा के ऊपर खर्च कितना किया गया था? ये देखिएगा आप, 3,766 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेजों ने बजट के अंदर हर टाइम इसकी क्या की है? बढ़ोतरी की है। और उसका प्रतिफल भी हमें मिला है। देश की जनसंख्या की जो प्रतिशतता है वो क्या हुई है? बढ़ी है। देश जब आजाद हुआ था तो मान लीजिए 18% तक के आसपास लोग पढ़े लिखे थे, और 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अंदर 74% जनता हमारी पढ़ी लिखी है। ये सारा का सारा कारण किसकी वजह से हो रहा था? शिक्षा के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? जो निवेश कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर मानव को संसाधन के रूप में विकसित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनता को शिक्षित करना पड़ेगा। और प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो हमने अनिवार्य की। उसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था SSA। इसे कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि जो शिक्षा है वो हर व्यक्ति तक क्या की जाए? पहुंचाई जाए। और इसके तहत 2010 में प्राथमिक जो शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई। इसके साथ साथ प्राथमिक जो शिक्षा है उसके अंदर नामांकन बढ़ाने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था जिसको बोला गया था सेतु पाठ्यक्रम। क्या तैयार किया गया था? सेतु पाठ्यक्रम बोला गया था। इसके अलावा स्कूल की ओर लौटो, स्कूल लौटो शिविर, ये 2 परियोजनाएं चलाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। इसको सेतु पाठ्यक्रम को बोला जाता है ब्रिज कोर्स। क्या बोला जाता है? ब्रिज कोर्स। यानी कि ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? मान लो कोई बच्चा पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में दाखिल नहीं हुआ और उसकी उम्र इस टाइम में बढ़कर ऐसी हो गई कि वो पहली कक्षा में तो नहीं बैठ सकता लेकिन वो 5वीं क्लास में बैठने के लायक है, तो उसे 5वीं क्लास में बैठाने के लिए पहले पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास का पाठ्यक्रम भी क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा।
यानी कि पहली से 5वीं कक्षा के बीच तालमेल बनाने के लिए एक क्या बनाना चाहिए, पुल बनाना चाहिए, ब्रिज। वो ब्रिज कोर्स बनाए गए ताकि जो बच्चे किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा से दूर रह गए उनको कहां लाया जाए, स्कूलों में। इसी प्रकार स्कूल लोटो शिविर बनाए गए थे। फिर क्या हुआ था, अगर फिर भी संख्या नहीं बढ़ी तो फिर क्या किया, एमडीएम, मिड डे मील, यानी कि बच्चों को जिनके पास अच्छा पैसा नहीं था, गरीब परिवार थे, जहां बच्चों को मजदूरी के काम में लगाया जाता था, यह सोचकर कि इससे जो है घर का भरण पोषण होगा, तो सरकार ने उन बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए उन बच्चों के लिए स्कूल में ही जो है दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी, जिसको क्या बोला गया था, मिड डे मील, यानी कि दोपहर का भोजन। और इन नीतियों से भारत के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और 12वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकन में 25% तक वृद्धि हुई, और 2017-18 में 30%, और 2020-21 के अंदर तो इसे 40% तक करने का भी क्या है, प्रावधान है। तो यह जो विश्व की जो औसत है उससे कितनी मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि विश्व की जो औसत आती है वो कितनी है, 26% है। और आज भारत के अंदर जो है हम कहां तक पहुंच गए हैं, 25 तक। 30 से लेकर के 40 तक का हमारा प्रावधान है। तो यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाना, योजनाबद्ध तरीके से दूरस्थ शिक्षा को जो है लागू करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देना। और पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा में चलने वाले जो शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों की संख्या में भी हमने बहुत ज्यादा क्या की है, वृद्धि की है। यहां आप एक आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं, जब देश आजाद हुआ था तो 50-51 के अंदर महाविद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालयों की 30 थी, और विद्यार्थी कितने थे, 2,63,000, और शिक्षक कितने थे, 24। और अगर आज 2018 के अंदर अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों की संख्या 30 से बढ़कर कितनी हो गई है, 911। कितनी हो गई है, 911। और बच्चों का अभी यहां पर आलेख जो है पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी संख्या के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ोतरी। से यह तय हो रहा है कि जनसंख्या के अंदर गुणवत्ता लाने के लिए हम शिक्षा के ऊपर बहुत भारी क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ताकि देश का की जो जनसंख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा हम किस में कन्वर्ट कर पाए, संसाधन में कन्वर्ट कर पाए। उसके बाद में सेकंड सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्वायत्तता। अब आपको पता है हर किसी को कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो संस्थाएं होती है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान या अन्य संस्थाएं होती है, उनका काम क्या होता है, 2 प्रकार के काम होते हैं। अगर सरकारी संस्थान है तो कल्याण करने का होता है, अगर वो प्राइवेट है तो उसका काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो आप सोचिए, फर्म क्या उन व्यक्तियों को रोजगार देगा जो बीमार होंगे, क्योंकि अगर बीमार व्यक्तियों को अगर वो नौकरी देगा तो फिर उनकी जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित, और दूसरे जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए खराब स्वास्थ्य वाले जो श्रमिक होते हैं वो उतना काम नहीं कर पाते जितना एक स्वस्थ श्रमिक काम कर पाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो उसकी क्षमता को प्राप्त करने में और बीमारी से लड़ने की क्या देता है, ताकत देता है। तो ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो या पुरुष हो संगठन के समग्र विकास में योगदान नहीं दे सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जितना व्यक्ति स्वस्थ होगा वो अपना कल्याण तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ जनसंख्या की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। और किसी भी देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बीमार होगी तो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर। उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुफ्त में दवाइयां देनी पड़ेंगी। उसके ऊपर जो पैसा खर्च होगा स्वास्थ्य के ऊपर, अगर वो पैसा देश के आर्थिक विकास में लगाया जाए तो उससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा के ऊपर अगर खर्च किया जाएगा तो लोगों की जो शैक्षणिक स्तर है वो बढ़ जाएगा। प्रशिक्षण के ऊपर खर्च किया जाएगा तो लोगों के कौशल के अंदर जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमारी जो राष्ट्रीय नीति का जो लक्ष्य है वो जनसंख्या को जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके उसके को स्वास्थ्य के रूप से भी क्या बनाना है, बिल्कुल स्वस्थ बनाना है। उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं जाने देना चाहते वो। परिवार कल्याण है या पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच बनाना है। और पिछले 5 दशकों के अंदर भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक है, चाहे वो द्वितीयक है, चाहे तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का हमने क्या किया है, निर्माण किया है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, आप यहां देख सकते हैं, देखिए कि हमने स्वास्थ्य के ऊपर
सबसे पहले ये पॉइंट आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि देश के अंदर सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जीवन प्रत्याशा की है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है। तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है, किसी भी देश में, किसी भी देश में जीवित रहने की औसत आयु, जीवित रहने की क्या होती है, औसत आयु को क्या बोला जाता है, जीवन प्रत्याशा। मान लीजिए भारत के अंदर एक व्यक्ति 5 वर्ष की आयु में मर जाता है, एक 15 की में, एक 50 की में, एक 80 की में, एक 100 की में। तो अगर 80 की आयु में मरने वालों की संख्या अगर ज्यादा होगी और 5 में और 20 में मरने वालों की कम होगी, तो जो एवरेज हम निकालेंगे औसत जनसंख्या की, वो क्या आएगी, बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जनता का जो कौशल होता है, जो मानव का जो संसाधन होता है, वो जनता के ऊपर या देश के विकास में क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। जैसे कि अगर शिशु मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी या यंग एज की मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी देश में, तो फिर बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। और बूढ़े जो होंगे, 59 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होगा, वो देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता। क्योंकि दो जो वर्ग होते हैं हमारे पास, एक तो होता है प्रथम वर्ग में तो हम 0 से कितना ले लेते हैं, 15 तक। दूसरे में हम 15 से कितना ले लेते हैं, 58 तक। और तीसरे में 59 से क्या ले लेते हैं, मान लो हम ऊपर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये 3 वर्ग होते हैं। तो ये ऊपर वाला कार्यशील नहीं है और नीचे वाला कार्यशील तो कौन सा है, ये बीच वाला है। और किसी भी देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या की संख्या ज्यादा होगी, उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि ये व्यक्ति किसी और पर निर्भर नहीं है, बीच वाला। ये दोनों, ऊपर वाला और नीचे वाले, तो क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो देश की जनसंख्या दूसरे पे ज्यादा डिपेंड होगी, उस देश का विकास उतना ही क्या होगा, कम। और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, केवल स्वास्थ्य सुविधा से। और इसीलिए हमने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो उपलब्ध करवाई, उससे हमारी जो मृत्यु दर है उसके अंदर गिरावट आई। और ये देखिए आप, जीवन प्रत्याशा 2014 में 68.3 हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 थी, 2016 में घट के कितनी होगी, 34। इसी अवधि में अशोधित जो जन्म दर भी गिर करके 20 से कितनी आ गई, 6.4। इससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना, शिशु देखभाल में सुधार से देश के आत्मविश्वास को, भावी प्रगति को आंकने में क्या है, उपयोगी है। अब मैं आपको शिशु मृत्यु दर के बारे में बता देता हूं कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले शिशुओं की संख्या, यानी कि 1000 जो जन्म लेते हैं उनमें से अगर 1 वर्ष की आयु से पहले जो भी शिशु मर जाते हैं, जितने भी मर जाते हैं, वो क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास जन्म दर क्या होती है। तो प्रति हजार किसी एक विशेष अवधि में, यानी कि किसी एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या, किसकी, जीवित शिशुओं की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो वो हमारी जो है स्वास्थ्य अगर हमारा सुधरेगा तो हमारी जो जन्म दर और मृत्यु दर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो इसी प्रकार मृत्यु दर हम किसे कहते हैं, एक तो थी शिशु मृत्यु दर, दूसरी होती है एक मृत्यु दर। तो इसमें क्या होगा, प्रति 1000, खाली मृत्यु दर क्या होगी, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या को क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। 4 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, जीवन प्रत्याशा, उसके बाद में जन्म दर, उसके बाद में शिशु मृत्यु दर और उसके बाद में मृत्यु दर। अब हमारा एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वृद्धि दर। क्या आती है, वृद्धि दर। ये भी जरूर जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मृत्यु दर से अधिक हो, तो जन्म दर व मृत्यु दर के
अंतर को क्या बोलते हैं? वृद्धि दर बोलते हैं। यानी कि यदि जन्म दर जो होती है वो मृत्यु दर से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो फिर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। भी इस वृद्धि से जो है जनसंख्या क्या हो रही है? देश की बढ़ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब पहुंचते हैं। और ये हम कैसे बढ़ाएंगे? जो हमने बात की है कि जन्म दर को कैसे बढ़ाया जाएगा, मृत्यु दर को कैसे कम किया जाएगा, या शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाएगा, तो लोगों को मौलिक सुविधाएं दी जाएगी। किसकी? स्वास्थ्य की। तो एट प्रेजेंट में ये बता रहा है हमारे पास कि हमारे देश के अंदर 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहां पर आता है वो आ जाता है बेरोजगारी।